बोलिए, इसी के लिए तो ये बराबर होंगे फोर्स, क्यों? इसी के लिए बराबर होंगे ना, क्यों? क्योंकि इसको ये मास कैसे दिखाई दे रहा है, रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। रेस्ट तो इसके लिए होगा, बाहर वाले के लिए थोड़ी रेस्ट पे होगा, बाहर वाले के लिए तो ऊपर जा रहा होगा, अंदर जो बैठा है उसको लगे हमने तो रेस्ट में, उसके बीच में इसके बीच में हो जाएंगे। तो इस केस में ही हम इक्वल कर सकते हैं, बाहर वाले के लिए हम इक्वल नहीं कर सकते। बाहर वाले के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा कि ऊपर जा रहा है मास एक्सेलरेशन पे, उसके बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस m। क्लियर हो गई बात? ये हो गया नॉन इनर्शियल के लिए। अगर बाहर कोई खड़ा है, यहाँ पे मान लीजिए खड़ा है, ये देख रहा है, तो ये कौन सा फ्रेम है, ये इनर्शियल है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 0। जब एक्सेलरेशन फ्रेम का जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है उसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है अगर वो जगह वहां का एक्सेलरेशन उसका 0 होता है, तो हम क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे न्यूटन लॉ जो हमने सीखा है वो एज इट इज लग जाता है। वहां पे न्यूटन लॉ क्या करना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा हमको स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन के लगाना पड़ता है। तो इसका एक वीडियो बनाएंगे इसके लिए। इसको कैसा दिख रहा है ये मास, तो देखिए नीचे वही mg लग रहा है, तो नीचे mg लगा दीजिए। और क्या दिख रहा है इसको, ऊपर टेंशन लग रही है, तो ऊपर टेंशन लगा दीजिए। बोलो बेटा, ये टेंशन ऊपर ही लग रही है ना, किसी को इसमें डाउट तो नहीं? ये टेंशन ऊपर लग रही है, ऐसे लगती है, ठीक है। रस्सी में टेंशन है, ये भी एक फोर्स होता है, तो टेंशन ऊपर लग रही है। अब इसको क्या नजर आ रहा है कि टेंशन इसको ऊपर जाता हुआ ये मास नजर आ रहा है, इससे एक्सेलरेशन ए से, तो इसको क्या महसूस होगा कि ये जो टेंशन है, ये टेंशन इस मास को एक्सेलरेशन ए से ले जा रही है। तो टेंशन इसका मतलब बड़ी है, क्योंकि ऊपर ले जा रही है ना, तो ये बड़ी होगी। और नीचे वाला जो mg लग रहा है वो छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू मास इनटू ऊपर जिस एक्सेलरेशन से जा रहा है। ये नॉन इनर्शियल के लिए इक्वेशन हो गई, वो इनर्शियल के लिए होगी, और वो नॉन इनर्शियल के आई वैल्यू दोनों की से, ठीक है ना। वहां पे हमको क्या करना होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हम ऑब्जर्वर को भेज देते हैं तो एक स्यूडो फोर्स लगा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सीखा है वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो इतना सीखना काफी है। लिख लिया सबने? जल्दी करिए, आगे चलें, अगला क्वेश्चन करें। चलो, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या था, लिफ्ट वाला ही था। ये लिफ्ट थी, इसमें इस बार 2 मास थे, एक मास ये था और एक मास ये था। कुछ वेट इनकी वैल्यू भी दी थी, ये 5 kg और नीचे वाला 10 kg, ठीक है। हाँ, नॉर्मल इसके बीच में, यहाँ पर एक दूसरे पे ये क्या नॉर्मल लगा रहे हैं, वो हमें फाइंड करना था। एक्सेलरेशन क्या दिया था, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड नहीं स्क्वायर बोलना जरूरी है। अब यहाँ पे नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल क्या लगता है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो नॉर्मल को परपेंडिकुलर बना दीजिए, हो गया नॉर्मल। यही वाला निकालना है हमको, ठीक है। इन दोनों के बीच में निकालना है
तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का एफबीडी बना देंगे, आ जाएगा। बनाइए एफबीडी। कैसे बनेगा, जल्दी से। वही 5 kg को मैंने क्या किया, पॉइंट मास मान लिया। अपने सबसे पहले ऑब्जर्वर को मैंने क्या किया, अंदर भेज दिया। ठीक है, और ये इसको देख रहा है, तो इसे क्या नजर आएगा, सारी चीजें रेस्ट में, कोई चीज मूव नहीं कर रही। ठीक है, तो 5 kg वाले पे नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा है, mg। mg लग रहा है, mg लगा दिए। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल लगा दिए। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है इस लिफ्ट का, 5। इस तरफ है ऊपर की तरफ, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। तो स्यूडो फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लगा दीजिए। ये एक स्यूडो फोर्स, वो किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है। आ गया, तो नॉर्मल क्या आ गया, नॉर्मल, क्योंकि इसको सब चीजें रेस्ट में नजर आ रही है जो अंदर ऑब्जर्वर है, तो नॉर्मल फोर्स बराबर हो जाएगा mg प्लस ma। बोलो, अब कर लेंगे सब लोग। मास है 5, g होता है 10, मास है 5 और a है 5, तो कितना आ गया, 75 न्यूटन। चलिए, क्लियर है, आगे चलो। चलिए, अब मंकी वाला करते हैं। ठीक, ये मंकी है, मंकी का मुंह लंबा होता है, लंबा बना देते हैं। ठीक है, इसका वजन कितना लिया था मंकी का, 10 kg। इसका मास है 10 kg। इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, किसी एक्सेलरेशन a से ऊपर जा रहा है। रस्सी जो होती है उसकी एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की, टेंशन है, तो इसकी टेंशन बर्दाश्त करने की लिमिट कितनी है, उसको हम कहते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ वो कितनी है, 140 न्यूटन, यही ली थी। अब उनसे ये कहा है कि ये मैक्सिमम कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा सकता है, ए मैक्स निकालिए, कितने से ऊपर जा सकता है कि रस्सी ना टूटे। क्या आंसर आया, किसी का आया, अगर आंसर तो बता दो। 3.9 और 4। ठीक है, ठीक है, 3.9999 ठीक है ना। तो बस ये कहिए 4 तक नहीं टूटेगी, 4 से 0.000 बढ़ाएंगे तो ठीक है। कैसे निकालेंगे, वही एफबीडी बनाएंगे। देखिए एफबीडी बना दिए इसका, ये मेरा मंकी हो गया। ठीक है, कितना वजन है इसका, 10 kg। ठीक है, इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कौन कौन से लग रहे हैं, नीचे की तरफ mg लग रहा है। mg क्या है, 10 गुणा में 10 बराबर 100 न्यूटन। बोलो, ठीक है। ये जा कहाँ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर एक्सेलरेशन है। ऊपर और क्या लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रही है। जा रहा है ऊपर तो हमें स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन है। ठीक है, इसको देख कौन रहा है, ऑब्जर्वर कर रहा है। जिस ऑब्जर्वर के लिए हम इसको कर रहे हैं, कहाँ ऊपर रहा है, यहाँ में छत पे। बोलो, अगर हाँ चलो इसने ठीक कहा, ऑब्जर्वर को ऊपर खड़ा कर दो तो फिर स्यूडो फोर्स लगाएंगे।
वो तो रेस्ट में खड़ा है, वो कहाँ से स्यूडो फोर्स लग जाएगा? वो एक्सीलरेटेड होना चाहिए। और कितना एक्सीलरेशन होना चाहिए? मंकी के बराबर होना चाहिए। तो अब आपको यहाँ जरूरत पड़ेगी कबूतर की, कबूतर जा, और कबूतर को यहाँ पे आप इसके सर पे बैठा दीजिए, ठीक है? ये कबूतर बैठ गया। अब ये दोनों सेम एक्सेलरेशन देगा। कबूतर को जो दिखाई देगा वो एक्सेलरेटेड क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? हम इसमें स्यूडो फोर्स लगा देंगे, ठीक है? तो स्यूडो फोर्स लगा दीजिए। कितना लगेगा? ma के बराबर लगेगा, ठीक है? तो इक्वेशन क्या बच जाएगी? टेंशन इज इक्वल टू mg प्लस ma। टेंशन कितनी बर्दाश्त कर सकता है? 140। mg कितना है? 10 गुणा में 10 प्लस m 10 एक्सेलरेशन a, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड पे जैसे ही पहुंचेगा ब्रेक, स्प्रिंग मासलेस लगते हैं तो कबूतर नहीं ले सकते। अच्छा चलो चींटा ले लेते, चींटी ले ले। मासलेस लेना, चींटी ले लेते। चींटी उड़ के नहीं पहुंच पाएगी, इसलिए मैंने कबूतर लिया। ऐसा करो मच्छर ले लो, आजकल मच्छर, ठीक है? 140 पर हाँ, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 140 यानी 140 तक बर्दाश्त कर लेगी। उससे जैसे ही दबाव बढ़ेगा तो इसलिए जो है 4 मीटर तक बर्दाश्त कर लेगी, ठीक है? जैसे ही इसको एक्सीड करेगा फौरन टूट जाएगी, ठीक है? वेरी गुड। अब इसी क्वेश्चन को एक मैं होमवर्क में दे दूं, पक्का? चलो, इसकी मैंने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 80 न्यूटन कर दी। बताओ बंदा को ऊपर जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए? कोई 100 न्यूटन है तो टूट जाएगा ना। तो क्या करना पड़ेगा? इसको इस बार नीचे जाना पड़ेगा एक्सेलरेशन ए से, तभी तो वेट कम हो जाएगा। देखा नहीं था लिफ्ट में नीचे जाते हैं तो वेट कम हो जाता है, तो ये नीचे जाएगा। तो मुझे बताओ 80 न्यूटन पे कितने एक्सेलरेशन से नीचे जाना चाहिए इसको? ये होमवर्क है आपका। 80 न्यूटन से कितना एक्सेलरेशन चाहिए होगा कि टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो मैंने क्या लिखवाया? फ्रिक्शन फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स which opposes the relative motion or tendency of relative motion with respect to contact surface in tangential direction, ठीक है? तो किसको बात समझ में आई? ये मेरा मान लीजिए ग्राउंड है जिसपे मास m रखा हुआ, ठीक? इस पे फोर्स मैं इधर लगाऊंगा, F लगाया मैंने, ठीक है? तो ये फोर्स क्या करेगा? अब सब लोग इधर देखें, एकदम अलर्ट हो जाए। ये फोर्स क्या करेगा? इस मास को मोशन में लाना चाहेगा, ठीक है? क्या एकदम अभी रेस्ट में था, फोर्स लगना शुरू हुआ तो क्या फौरन मोशन में आ जाएगा? क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? फोर्स धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है? ये उसको अपोज कर रहा है, यहां पे लग रहा है। एक फोर्स है जो इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। तो अभी देखो मोशन में नहीं आया है, लेकिन मोशन में आने की इसके अंदर टेंडेंसी आ रही है। ये मोशन में आना चाहता है, तो उसको भी अपोज करने वाला फोर्स मोशन में आ गया तब भी अपोज करेगा। मान लो ये चल गया तो भी इसको अपोज कर रहा है, और अगर चला नहीं है, चलने की कोशिश कर रहा है, तब भी उसको अपोज कर रहा है। दोनों काम को करने वाले फोर्स को ही हमने क्या शुभ नाम दिया है? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है? और कैसे लगेगा? हमेशा अपोज करेगा, तो टेंडेंसी मोशन की किधर है? टेंडेंसी मोशन की इधर है ना, बोलिए।
इधर जाएगा, तो इधर जब जाएगा तो उसको अपोज तो पीछे की तरफ लग के ही तो करेगा। बोलो, बस यही फ्रिक्शन फोर्स है, बाकी और क्या है। ठीक है, ये डायग्राम बढ़िया से बना लो और जो चीज समझ में नहीं आए वो पूछ लो। ये इसका मोशन जो है वो इधर है। बताइए फ्रिक्शन कहाँ है? सोच के जवाब दें सावधानी पूर्वक। घूम रहा तुम्हारा और लोगों को भी जवाब देने चाहिए। आगे की तरफ ये जा रहा है, ये क्या होता है? ये तो पीछे लगेगा या आगे लगेगा? दो में से एक वर्ड बोलो। पीछे लगेगा। और किसी का कोई आंसर? फ्रिक्शन फोर्स इस पे कहाँ लगेगा? पैरों पे डायरेक्शन बताना है बहन जी। डायरेक्ट फोर्स तो लगेंगे, डायरेक्शन पीछे की तरफ। चलो जी, पीछे वाले तुमने 2-3 बार बोला था, आगे आओ, जल्दी आओ। यहाँ खड़े हो, इधर मुंह करो। अब जब चलते हो तो सब लोग इसके पैरों की तरफ देखें। चलते हो तो तुम पैर से फोर्स किधर लगा रहे होते हो? लगा के दिखाओ। खड़े 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 लगा के दिखाओ। ऐसे ऐसे पीछे की तरफ लगाते हैं। तो मैं फोर्स पीछे लगा रहा हूँ तो फ्रिक्शन फोर्स भी पीछे लगाएगा, फ्रिक्शन आगे लगाएगा। पूरा मौका दिया था मैंने आप लोगों को। मैं फोर्स चलते वक्त पीछे लगाता हूँ, पीछे की तरफ इसको पुश करता हूँ तो फ्रिक्शन मुझे आगे की तरफ धकेलता है और मैं फ्रिक्शन की वजह से चलता हूँ। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं वहीं पर गिर जाऊंगा, एक कदम नहीं चल पाऊंगा। ठीक है, तो लिखो कितनी मर्तबा ये क्वेश्चन आ चुका है और हर मर्तबा बच्चे गलत करते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। अब भूल के भी मत कह देना पीछे रखता है। तो जब पहली बार तो आंसर सही हो जाए, इतना कॉन्फिडेंस है 2-2 बार बता रहे। जब ओके फ्रिक्शन फोर्स का अब हम लोग फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला, आप बताओ इससे आसान भी कोई फॉर्मूला हो सकता है? F = ma, F = लेकिन बस सोचना, इमेजिनेशन को अपने डेवलप करना है, कुछ भी नहीं है फिजिक्स के अंदर। तो फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल के, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लग जाएगा, उसका नाम म्यू है। उस म्यू को हम क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जब हम लेते थे फ्रिक्शन लेस सरफेस तो वहां पर म्यू की जो वैल्यू होती थी वो हम लोग 0 मान करके चल रहे थे। अगर 0 है तो सरफेस कैसा हो गया? फ्रिक्शन लेस। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए उन सब में सरफेस जो था वो फ्रिक्शन लेस था। ठीक है, लेकिन अब जो नेचर के अंदर जो सब एग्जिस्ट करते हैं सरफेस, वहां पे फ्रिक्शन हर हालत में होता है। कब ज्यादा हो सकता है, जैसे ये वाला फ्लोर है इसमें फ्रिक्शन कम है, लेकिन अगर ये रोड होता तो फ्रिक्शन ज्यादा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? वेरी गुड। तो फ्रिक्शन निकालना हो तो हम क्या करेंगे? बोलिए जल्दी से। सिंपल,
सब लोग ध्यान दे रहे हैं? फ्रिक्शन निकालना हो तो हम क्या करेंगे? पहले नॉर्मल निकालेंगे। यहाँ पर भी एफबीडी बनाना पड़ेगा, बिना एफबीडी काम नहीं चलने वाला। तो क्या लगेगा मास के ऊपर? नॉर्मल एन। किसी को इसमें डाउट है? और नीचे की तरफ क्या लगेगा मास पे? एफजी। ठीक है? क्या ये बेटा मुस्कान ऊपर नीचे कहीं कोई मूवमेंट है इसमें? नहीं, ऊपर नीचे को सेम जगह पर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाला फोर्स दोनों बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूं देयरफॉर कि नॉर्मल इज इक्वल टू mg। बोलिए, कह सकता हूं? तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? बोलिए, म्यू इंटू एन होता है, तो एन की जगह मैं क्या लिख दूंगा? म्यू। बोलिए, म्यू इंटू mg मेरा फ्रिक्शन फोर्स आ गया। बस लिखिए फटाफट, फिर आगे कहानी शुरू करते हैं। रिलेटेड ध्यान से करिएगा, एकदम जल्दबाजी नहीं। ज्यादा दूर हो गया? ये दो दीवारें हैं, दो दीवार। यहाँ पे अदनान जो है छत पे जाना चाह रहा है, बीच में से ज्यादा लंबे हाथ हो गए हैं। ये कहाँ जाना चाह रहा है? ऊपर जाना चाह रहा है। ठीक है, बताओ। और इसका मास है m। मास क्या है? m। अदनान का मास m है। बताओ फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा? डायग्राम तो डायग्राम बनाओ, बना करके दिखाओ क्यों ऊपर लगेगा। सारे फोर्सेस बताओ, फोर्स की वैल्यू बताओ कितनी होगी फ्रिक्शन फोर्स की? फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू इंटू एन। एन कहां से आया यहाँ पे? एन कहां से आए बताइए? इंतजाम, mg नीचे लग रहा है, तो बताओ n कहां से आए इस बार? बोलो साहब। n तो कांटेक्ट फोर्स होता है, तो यहाँ पर कहाँ लगेगा? हाथ से जो दीवार ऐसे उससे लगेगा नॉर्मल, और पैरों से जो लगाया हुआ है उससे लगेगा। पैरों से जो लगाया है, दीवार पैर भी टच करेंगे ना हाथ भी, तो कैसे करता है? दीवार में जब चलता है तो ऐसे फोर्स लगाता है, तो एंगल बना। तो जितना फोर्स मैं यहाँ पर लगाऊंगा उतना ही, मैं फोर्स इधर लगाऊंगा तो उतना ही नॉर्मल अंदर की तरफ लगेगा। क्लियर हो गई बात? ये सर ऊपर जा रहा है ना? हाँ,
अगर ऐसे रहेगा तो ये नहीं कट करेगा, ऊपर जाने का तो नीचे लगानी पड़ेगी ना। नीचे मतलब ऐसे करके थोड़ा सा नीचे लगा। अभी आप थोड़ा सा नीचे लगाएंगे तो एंगल भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी सीधे सीधे सीख लीजिए, एंगल वाला बाद में सीख लेंगे, ठीक है। ओके, तो आइए ये कह रही हैं कि जब ये इसको ऊपर जाना है तो इसको फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा फिर हमको, इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो जो इधर वाला कंपोनेंट होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। ओके, तो एंगल वाला बताऊं बिना? चलो दोनों बता देते हैं, ठीक है। पहले ये वाला लिख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्स, बोलिए फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एफ के बराबर हो जाएगा। जितना मैंने फोर्स लगाया उतना ही नॉर्मल फोर्स लगा, ठीक है। और ये ऊपर जाए, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा ये तो बताया ही नहीं। फ्रिक्शन फोर्स देखिए, ये फोर्स मैं इधर लगा रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, ऊपर की तरफ यहां भी लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये ऊपर कब जाएगा, बोलिए ऊपर कब जाएगा? ऊपर जाने की कंडीशन क्लाइंबिंग की कंडीशन क्या है? फ्रिक्शन फोर्स बड़ा होना चाहिए, किससे? mg से। जितना वेट की वजह से नीचे आप उसको खींच रही है, ऊपर तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा तभी तो ऊपर चल पाएगा, वरना कैसे लग पाएगा? और उसको खींच लेगी फिसल जाएगा ज्यादा नीचे, ठीक है ना। बनाइए 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 जल्दी से, अच्छे से क्वेश्चन और बताइए करें। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, इफ normal is 0 then friction force must be 0. Question number 2, if friction force is 0 then normal must be 0. बेहतरीन क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स पूछने वाला। तो बताइए दोनों में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, या दोनों ट्रू है दोनों फॉल्स है? बोलिए नाम क्या कहते हैं? पहला वाला ट्रू, पहला वाला ट्रू बता रहे हैं ज्यादातर लोग, तो ये लॉक कर दिया जाए आंसर। समझ में भी आता है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या था? म्यू एन, तो एन 0 तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए गुड। इसका मतलब क्या होगा? नॉर्मल 0 कब होता है किसी बॉडी का? जब कांटेक्ट में हवा में लटकी हुई है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल 0। तो जाहिर सी बात है जब नॉर्मल 0 हो जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ठीक है ना। गुड। अब आइए फ्रिक्शन 0 करिए, फ्रिक्शन 0 करिए तो क्या नॉर्मल 0 होगा? पीछे वाला एग्जाम्पल, ये वाला देखिए, ये फ्रिक्शन को 0 करना है तो क्या नॉर्मल 0 करना जरूरी है? सोचिए, बोलो क्यों हो जाएगा 0 का?
बिना नॉर्मल को जीरो किए कैसे हो जाएगा फ्रिक्शन जीरो? जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसको मोशन में लाने के लिए वो जीरो कर दो तो फ्रिक्शन तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। बोलो, ये वाला फोर्स मैंने मुस्कान लगाना छोड़ दिया तो फ्रिक्शन फिर कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, वो तो काम ही जब करता है। फ्रिक्शन स्मार्ट फोर्स है, वेरी वेरी इंटेलिजेंट, दिमाग में डाल लो। वो कंडीशन जैसे हालात बदलते हैं अपने आप को बदल लेता है, वो अपने आप को बदल लेता है। सोचो, मैंने लगाया इसको, दोबारा बनाता हूँ इस डायग्राम को, स्मार्ट है तो दोबारा बनाता हूँ, स्मार्ट चीजों को अच्छे से समझना चाहिए। चलिए, ये हो गया मेरा। जल्दी से बनाइए डायग्राम, बहुत जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम। ये फोर्स लगा रहा हूं मैं, इसका मास m है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है? टेंजेंशियली अपोजिट डायरेक्शन में लगता है जिधर मोशन होता है उससे। इतनी बात आप सब लोगों को पता है। यहाँ पर क्या लग रहा है? कांटेक्ट से नॉर्मल लग रहा है और नॉर्मल mg के बराबर है, वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसी बात आप लोग जानते हैं। और देखिए फ्रिक्शन कितना स्मार्ट है, फ्रिक्शन कितना स्मार्ट है। लेट अस सी, इसकी स्मार्टनेस चेक करते हैं। टेबल बनाइए जल्दी से। ये टेबल बना दी मैंने। ये मेरा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। ये मैंने जीरो, सॉरी, ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, इसको पहले फोर्स लिखते हैं। ये मेरा फोर्स है, ये क्या है? फोर्स, और ये फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। किसी को यहां तक प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, जो कुछ किया फ्रिक्शन ने किया। मैंने फोर्स जीरो लगाया, तो बताओ फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन फोर्स जीरो ही रहेगा, क्योंकि स्मार्ट है, उतना ही काम करता है जितने की जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं करता। और इसकी एक मैक्सिमम लिमिट भी है, ये चाह के भी उससे ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है ना। अपनी एनर्जी फालतू में वेस्ट नहीं करता है। गुड। मैंने फिर क्या किया? मैंने इसको अच्छा, इसका m की वैल्यू जो है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, तभी और अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है सरफेस का, वो 0.5 है। इसकी कोई यूनिट होती है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। तो म्यू जो है एफ आर अपॉन एन, ये भी न्यूटन है, ये भी न्यूटन है, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, कोई यूनिट नहीं, ठीक है। ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, तो दोनों यूनिट कैंसिल हो गए, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती। और इसकी वैल्यू जो होती है कितनी होती है वो भी लिखिए, 0 से बड़ी या बराबर और 1 से छोटी या बराबर। ये दो बातें फटाफट लिख जाइए। म्यू की वैल्यू, सब लोगों ने नहीं लिखा ना, ये तो प्रॉब्लम है।
कितना लगाएगा अब की बार 50, क्योंकि इसकी लिमिट 50 न्यूटन की है लगाने की, तो 50 न्यूटन लगा दिया। लेकिन 50 से आप जैसे ही बढ़ाओगे, मान लो 0.01 न्यूटन आपने लगा दिया, 50 न्यूटन से थोड़ा सा ही बढ़ाया, अब बताओ कितना लगाएगा? क्या कहते हो बोलो फिर। अब की बार ये लगाएगा लेस देन 50। कोई रीजन बता सकता है लेस देन 50 क्यों लगाएगा? यहाँ से एक छोटा सा नया खेल शुरू होता है। वो क्या है? वो है क्योंकि ये बॉडी मोशन में आ गई है तो इसको कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। सॉरी गायब हो जा। ठीक है, क्या कहते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। यहां तक कहलाता है स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां तक क्या कहलाता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब रुका हुआ है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम लिखेंगे म्यू के, और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोएफिशिएंट होता है उसको लिखेंगे म्यू एस। बहुत सिंपल है, आप लोग डेली लाइफ में रोज देखते हो। लिख लिया सबने? म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज्यादा होती है। म्यू एस की वैल्यू म्यू के से ज्यादा होती है। बताओ कहां देखते हो डेली लाइफ में? कार खड़ी हुई है, आपको उसको धक्का देना है। बताओ शुरू में ज्यादा धक्का देना पड़ता है चलने के बाद? शुरू में। क्यों? वहां पे उस वक्त स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होता है। एक बार जब चीज चल जाती है तो वो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन, मोशन आ जाता है। मोशन में फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाता है। ठीक है ना? वो जो कांटेक्ट एक दूसरे के ऊपर जो लॉकिंग हो रखी होती है सरफेसेस की, वो लॉकिंग क्या हो जाती है? हाँ, कमजोर हो जाती है। पहले जब खड़ी होती है तो वो लॉकिंग स्ट्रांग होती है, इंटरलॉकिंग, उसे तोड़ना होता है। ठीक है, सरफेसेस के बीच की। वो एक बार टूटी तो फिर वो इधर बनती नहीं है कि इधर आप आगे बढ़ा देते हो, तो इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं कह देता हूं ये वैल्यू है। अब इसको मैं म्यू ना लिख करके म्यू एस लिखूंगा। ठीक है, और इसकी दूसरी वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी मुझे? म्यू के, उसकी वैल्यू हो गई 0.4। काइनेटिक फ्रिक्शन इसका हमेशा हर बॉडी का क्या होता है? छोटा होता है। तो देखो कितना हो जाएगा? फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई नहीं चेंज आएगा। तो एफ, ये आर की जगह अब मैं क्या लिखूंगा? एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए क्या लिखूंगा? एफ के म्यू के इंटू एन। तो क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू 100 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो जैसे ही ये मोशन में आई, ये 50 की बजाय कितना हो गया? 50 की बजाय ये 40 का हो गया। बेटा ये कॉपी में लिखना है, फोटो में से काम नहीं चलेगा। कॉपी में लिखो पूरा। हाँ, लिखने में कंजूसी करोगे तो बस हो गया काम। वो तो वैल्यू कांस्टेंट है। शानदार, समझ में आ गया एकदम। तो ये कहलाता है हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका नाम दूसरा क्या है?
इसका दूसरा नाम लिखिए स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, ये होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस वाली स्पेशल वैल्यू को हम लोग कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। और यहां तक सारी वैल्यू जितनी भी है ये सब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन की है, एफएस की है। ये सब 50 तक सब एफएस है। और यहां से जितनी वैल्यू शुरू हो रही है वो सब क्या है, एफ के, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर होगी बात? चलिए, फ्रिक्शन फोर्स सेम लगेगा या डिफरेंट लगेगा? बॉडीज का मास सेम है, एक का एरिया, यहाँ पे देखो कैसे फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगता है, जरा सा इसको देखो कैसे लगता है, कैसे लगता है। ये देखो नीचे वाले सरफेस में कुछ रफनेस होती है, ऐसे ही ऊपर वाले में होती है। ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे में इंटरलॉकिंग कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसी की वजह से होती है। यहां पर भी है रफनेस और यहाँ पर ऊपर वाले सरफेस में भी है। अब यही सरफेस जितना स्मूथ होता है उतनी इंटरलॉकिंग कमजोर होती है, तो पकड़ कम होती है, फिसल जाता है हाथ, ठीक है ना। इसलिए बाथरूम वगैरह में लोग जाते जल्दी गिर जाते हैं, क्योंकि वहां सरफेस स्मूथ होता है, वैसे भी वो आ जाती है पाई वगैरह। चलिए, तो बताइए फ्रिक्शन फोर्स दोनों में क्या होगा? दोनों में सेम होगा। यहाँ पर भी म्यू एन होगा और यहाँ पर भी म्यू एन होगा। तो इस बात से मैंने क्या पता लगाया? इस बात से मैंने ये पता लगाया कि फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ ज्यादा है कम है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स सेम है, ठीक है ना। तो इट डिपेंड्स ऑन, भाई यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट सरफेस कम है, लेकिन यहाँ की इंटरलॉकिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि उतने एरिया में ज्यादा मास पड़ रहा है, ज्यादा एनर्जी लग रहा है, तो ज्यादा स्ट्रांगली पकड़ लेगा, ठीक है। और यहाँ पे उतना स्ट्रांगली इंटरलॉकिंग नहीं होगी, ठीक है। और बाकी मैथमेटिकली तो देख ही रहे हो, ठीक है ना। चलिए, तो लिखा इस बात को, हाँ क्या लिखा? ऑन दी कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया, कॉन्टैक्ट सरफेस क्वालिटी अगर हो जाएगी तो डिपेंड तो करेगा ही, रफ होगा तो अलग होगा, स्मूथ होगा तो अलग होगा, एरिया पे डिपेंड नहीं करता। लिखा नहीं लिखा? लिखो फटाफट। Does not depend on the contact surface area. बना लिया? इधर हमारा हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स और इधर अप्लाइड फोर्स। फोर्स अप्लाइड जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो मैंने टेबल बनाई थी उसी के हिसाब से बताइए कैसे बनेगी। बोले कैसी बनेगी? जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा? बढ़ गया। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर एकदम से ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा? फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ? जैसे जैसे मैंने फोर्स बढ़ा रहा था फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच गया। और इस मैक्सिमम वैल्यू का क्या नाम बताया था? बोलो, हाँ, एफ लिमिटिंग, ठीक है। ओहो, इसके बराबर था ये एफ लिमिटिंग म्यू एस इंटू एन के बराबर,
ठीक है। और ये वाला किसके बराबर है, ये एफ काइनेटिक और किसके बराबर है, म्यू के इंटू एल। ड्रॉप क्यों आया ये, बोलो ये ड्रॉप सीन क्यों आया यहाँ पे, इसलिए आया क्योंकि बोलिए लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक से काइनेटिक में चेंज, और स्टैटिक का कोएफिशिएंट ज्यादा होता है, म्यू एस ज्यादा होता है म्यू के से, इसलिए एफ एस ज्यादा होता है एफ के से। एफ एस की बजाय क्या लिखना चाहिए, एफ एस सही वर्ड है, नहीं, एफ लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या कहते हैं, एफ लिमिटिंग कहते हैं। चलिए, अगर आपने इतना सीख लिया तो बहुत कुछ सीख लिया। एक क्वेश्चन है, ये होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूं, और इसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करूंगा। चलें, क्वेश्चन लिखिए। ये मेरा सरफेस है, ओके, इस पे ये मास रखा हुआ है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू है एक बार 60 न्यूटन, ठीक है, केस ए, बेटा बात नहीं, 60 न्यूटन लग रहा है। फिर ये तो हो गया केस 1, केस 2 में 100 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, ये हो गया। चलिए, इसका म्यू एस एंड म्यू के ये भी हमको दिया हुआ है, मास भी दिया हुआ है। म्यू एस हमको दिया हुआ है 0.8, म्यू के दिया हुआ है 0.5, ठीक है। चलिए, दोनों केस में आपको एफ एल निकालना है, एफ के निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है अगर है तो।